नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलोदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज हम उसी श्रृंखला में आपके लिए नए टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं। टॉपिक आपका क्या रहेगा? सीसी यानी कि कोलोनिक क्लासिफिकेशन आपका आज का टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक पे आपको लगभग 100 क्वेश्चन करवाएंगे और इन 100 क्वेश्चनों में से आपको पता है कि एग्जाम में 100% आपके 2 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, क्योंकि लगभग आपको पता होगा कि जो आपका किसी भी प्रकार का लाइब्रेरियन हो, चाहे वो केवीएस लाइब्रेरियन हो, चाहे वो बिहार लाइब्रेरियन हो, या अपन बात करें डीएसएसबी, एनवीएस, आरएमएसएसबी, सीसी से, डीडीसी से, और इसके अलावा अपन बात करें यूडीसी से, लगभग तीनों चारों पद्धतियों से मिलाकर 4 क्वेश्चन के आसपास जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे डीडीसी से लगभग कई बार एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 1 आता है। सीसी से कई बार 2 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 3 भी पूछ लिए जाते हैं। या अपन बात करें यूडीसी से 1 क्वेश्चन आता है कि पॉल हॉटलैंड, हेनरी लाफोंटेन कौन थे, यूडीसी के कुल कितने संस्करण प्रकाशित हुए, या फीड की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। तो इस प्रकार से अपन आज बात करेंगे सीसी कोलन क्लासिफिकेशन की। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपन टोटल 100 क्वेश्चनों की बात करेंगे और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण और टॉपिक बनते हैं उनकी वीडियो अपन आगे डालते रहेंगे। आज की सेशन का अपन का ये 11वां वीडियो है। तो अपन बात करेंगे इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो एग्जाम में आए हैं और जो इनका एग्जाम में आने की संभावना है। क्योंकि आपको पता होगा कि आप क्या पढ़ते हैं कि सीसी क्या है, एक प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल में है कि थ्योरेटिकल पूछते हैं, किसी भी प्रकार से प्रैक्टिकल नहीं पूछते, थ्योरेटिकल पूछते हैं। वो हमेशा थ्योरेटिकल कैसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो अपन बात करते हैं कि कोलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति किसके द्वारा बनाई गई। तो ये जो वर्गीकरण पद्धति है ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये आपकी किसके द्वारा बनाई गई? डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? सन 1933 में। कब? सन 1933 में। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं वो ध्यान में रख लेना कि ये कब बनाएगी, सन 1933 में बनवाएगी। अब तक इसके कुल कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? कुल कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? आपके 7 संस्करण है वो प्रकाशित हो चुके हैं। और इसका जो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन थे, इसके जो प्रकाशन का कार्य है वो कब से कब तक कर रहे थे, और इसका जो प्रकाशन के कार्य के समय डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन कहाँ थे? तो वो क्या है कि सन 1924 में कहाँ पे चले गए थे? मैंने वीडियो में बताया उनकी जीवनी में 1924 से लेकर 1944 तक वो कहाँ पे थे? आपके मद्रास विश्वविद्यालय में थे। कहाँ पे थे? मद्रास विश्वविद्यालय में। और उस मद्रास विश्वविद्यालय में उन्होंने क्या कि अपने पुस्तकालय अध्यक्ष व अपने अध्ययन कार्य के रूप में साथ साथ क्या बनाई थी? उसने कोलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति बनाई थी डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने। इनका ध्यान रखना, 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। तो 7 संस्करण यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, इनके सन आपको यहाँ पे बता देंगे। यहाँ पे दिया गया कि कोलन क्लासिफिकेशन के अब तक कुल कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। तो आपके कुल कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? 7 संस्करण। एग्जाम में कई बार सीधा पूछ लेता है लेकिन कई बार घुमा के पूछता है, ध्यान रखना है। पूछता क्या है? संस्करण भी आते हैं, कौन सा संस्करण कब प्रकाशित हुआ, लेकिन आपको पता है ट्रिक से पूछते हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि पहला जो संस्करण है, 7 को लिख लेना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा रीप्रिंट आर लगा लेना, और 7वां। आप पूछते क्या है वो ध्यान रखना इनका। तो पहला संस्करण वो कब प्रकाशित हुआ? सन 1933। हमें तो देखो ऐसे याद रहता है 1933, 39, 50, 52, 57, 60, 63, 87, यानी कि 1939। कौन सा? 1939 हो गया, 1950 हो गया। इसके बाद बात कर ले 1952 हो गया, 1952 के बाद बात कर ले 1957 हो गया, 1957, 60, यानी कि 1960 हो गया, 1963 और 1987। अब पूछने लायक बात क्या है? एक तो पूछते हैं कब पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? सन 1933 में। एक पूछते हैं छठे संस्करण का रीप्रिंट कब प्रकाशित हुआ? सन 1963 में। और एक 7वां संस्करण पूछ लेते हैं कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की मृत्यु के 15 वर्षों के बाद कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ? 7वां। इस 7वें का एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि 7वां डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन जी जो मर गए थे कब? सन 1972 के आसपास। सन कब है आपको पता ही है कि 27 सितंबर सन 1972 में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उनके बाद 15 वर्षों के बाद कौन सा जो संस्करण प्रकाशित हुआ? 7वां। लेकिन अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि 7वें संस्करण के संपादक कौन थे? वो क्वेश्चन आ जाएगा लास्ट में, इस वीडियो में मैंने डाल दिया उस क्वेश्चन को भी। तो इस प्रकार से 7 संस्करण उसके क्या हुए? प्रकाशित हुए। अब इन 7 संस्करण में महत्वपूर्ण क्या है वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा। अवशेष की विधि का प्रयोग किस पक्ष के लिए किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन आया है पहले कि अवशेष की विधि का प्रयोग किस में किया जाता है। उसमें 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था सूचीकरण। क्या? सूचीकरण। दूसरा था प्रबंधन, यानी कि प्रबंधन। तीसरा था वर्गीकरण, और चौथा जैसा अपन कोई भी डाल सकते हैं, कोई भी ऑप्शन डाल देगा, जैसे सूचीकरण प्रबंधन के लिए, या और कोई भी डाल देगा ऑप्शन। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? वर्गीकरण, क्योंकि जो अवशेष की विधि है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? वर्गीकरण में। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था जब आपको थ्योरी ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। आपका एक जो टॉपिक है कि पुस्तकालय
में जो जनरल थ्योरी है यानी कि पुस्तकालय शब्द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन शब्द किससे बना है या इसका प्रयोग, इसकी परिभाषा है, इसका मुख्य उद्देश्य, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया डीडीसी के साथ। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात आई, यदि पूछा गया क्वेश्चन है कि अवशेष की विधि का प्रयोग जो वर्गीकरण के किस पक्ष के लिए किया गया है, तो आपको पता होगा कि PMEST जो 5 पक्ष थे उसमें किसके लिए किया गया है, तो ये आपका किसके लिए किया गया है, व्यक्तित्व के लिए, पर्सनैलिटी के लिए अवशेष विधि का आपका प्रयोग किया गया है। अब अपन आगे आगे क्वेश्चन करते रहेंगे और आपका साथ साथ इस क्वेश्चनों में बताते रहेंगे। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा है। यानी कि कोलन वर्गीकरण पद्धति में कौन सा संस्करण अपरिवर्तनीय पक्ष, यहाँ पे पक्षात्मक है, अपरिवर्तनीय क्या है, पक्षात्मक है, तो इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है क्योंकि पक्षात्मक पद्धति में आता है, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति में आता है, इसको लिख लेना यहाँ पे थोड़ा जोड़ के क्योंकि आप समझ जाओगे। तो जो कौन सा संस्करण है वो आता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें कुल 3 भागों में इनको क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। कुल जो 3 भाग है उनमें विभाजित किया गया, और 3 भाग कौन कौन से हैं तो मैंने आपको वीडियो में एक बार पहले भी बताया है, जहाँ पे मैंने प्रवेश क्वेश्चन पेपर को सोल्व करवाया था कि जो डॉक्टर SR रंगानाथन है, उन्होंने शिष्य में अभी तक कुल कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, और उन 7 संस्करणों को कुल 3 वर्गों में क्या किया था, विभाजित कर दिया था। 3 वर्गों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, 1 से लेकर 3 तक, बाद में 4, 5 और 6 और बाद में 7। यहाँ पे 2 लिख लेना, यहाँ पे 3 लिख लेना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो ऐसे याद रहता है। 7 के आगे एक महत्वपूर्ण बात लिख लेना क्योंकि कई बार एग्जाम में सन पूछ लेते हैं, और सन में क्या क्या कि थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी आपके पास। सन में क्या, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बार बार बोल के बता रहा हूँ क्योंकि आप रट के तो चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, रटने में तो बहुत माहिर हो। रट लेना सन कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1933 से 1950। इसके बाद सन कहाँ से आएगी, सन 1950 से 1963, और बाद में सन कहाँ से आएगी, 1963 से लेकर 1987। कौन सी, 1987। तो इसमें आपको पूछा क्या जाएगा, कई बार एग्जाम में देखो ये पूछा गया है लेकिन ये नहीं पूछा गया आज तक, और ये पूछने की क्या रहेगी, संभावना रहेगी, क्योंकि कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको जैसे सन डाल दे कि सन 1963 से लेकर 1987 तक, या 1963 ही डाल दे, 1963 से 1987 तक, यहाँ पे थोड़ा क्या कि 62 कर लेना, 1950 से लेकर 62 तक। तो इस प्रकार से क्या कि 3 वर्गों में विभाजित किया डॉक्टर SR रंगानाथन ने, जो मुख्य जो कोलन क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण पद्धति के साथ जो संस्करण थे उनको किस प्रकार से, जैसे 1 से लेकर 3 तक क्या है, वो आपके क्या है, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति से संबंधित है। अगले 3 क्या है, वो आपके क्या है कि विश्लेषणात्मक से संबंधित है। किसने, विश्लेषणात्मक, इसको लिख लेना आप थोड़ा सा, विश्लेषणात्मक से संबंधित है। और जो छठे का रीप्रिंट प्लस जो 7वां संस्करण है वो आपका क्या है कि मुक्त पक्षात्मक है। वैसे लगभग बार एग्जाम में लिखा था कि 7वां संस्करण है, लेकिन छठे का रीप्रिंट ध्यान रखना क्योंकि 1963 से लेकर 1987 तक जितने भी एडिशन आए थे वो क्या थे, आपके लगभग मुक्त पक्षात्मक में गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना कि अपरिवर्तनीय पक्षात्मक, इसको थोड़ा सही कर लेना। पक्षात्मक पद्धति में आता है तो वो कौन सा संस्करण आता है, आपका 3रा। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3रा हो जाएगा। और इसके नीचे जो मैंने आपको बताया है वो आपको लिख लेना है। ऐसे जैसे आ जाएगा कि कोलन क्लासिफिकेशन का पद्धति का जो 7वां संस्करण है वो किस में आता है, तो मुक्त पक्षात्मक में आता है। किस में आता है, मुक्त पक्षात्मक में आता है। और यहाँ पे दे दे कि शिष्य का जो मुक्त पक्षात्मक में कौन सा जो संस्करण वो आता है, तो आपका कौन सा आ जाएगा, 7वां आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन कौन सा कि कोलन क्लासिफिकेशन के छठे संस्करण का रीप्रिंट कब आया। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो सर बार बार बोल रहे हो छठे संस्करण का रीप्रिंट, क्योंकि ये छठा संस्करण का जो रीप्रिंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, क्योंकि कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ गए। और एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं वो आपको सभी एडिशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इसका। क्योंकि जो इसमें महत्वपूर्ण जो पुनः मुद्रित का मतलब क्या होता है, रीप्रिंट यानी कि आपका क्या हो जाएगा, पुनः मुद्रित। इसको पुनः मुद्रित किया गया। और इसमें पुनः मुद्रित क्यों होता है, जब इसमें कोई एडिटिंग होती है, कोई काट छांट होती है, तो इसमें जो पुनः मुद्रित किया गया तो इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या किए गए, तो इसमें जो विवरण है वो शिष्य के 19 से लेकर यानी कि 19 से लेकर 26 तक में जो विवरण है वो दोबारा जोड़ा गया। तो इसमें जो महत्वपूर्ण विवरण को जो 19 से लेकर 26 तक के जो पॉइंट थे उनको क्या कि दोबारा जोड़ा गया। और उनमें क्या किया गया, ये कुल कितने भागों में प्रकाशित हुआ था, यहाँ पे एक डैश डाल के लिख लेना। ये कोलन क्लासिफिकेशन छठा रीप्रिंट एडिशन कब आया, सन 1963 में। अब इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। ये कुल कितने भागों में आया था, ये कुल 3 भागों में आया। और उसके 3 भागों के नाम पूछे जाते हैं। पहला भाग कौन सा था, नियम। कौन सा था, नियम। और दूसरा भाग कौन सा था, दूसरा भाग ध्यान रख लेना, वर्गीकरण की अनुसूचियां। क्या, वर्गीकरण
की अनुसूचियां, वर्गीकरण की अनुसूचियां। और तीसरा भाग क्या था? तीसरा भाग बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे भाग को कई बार पूछते हैं कि आद्य ग्रंथों व धार्मिक ग्रंथों की सूची, धार्मिक ग्रंथों की सूची। अब ये पूछ लेगा कि आद्य ग्रंथों व धार्मिक ग्रंथों की सूची है वो शिष्य के किस संस्करण में प्रकाशित की गई? ये क्वेश्चन आया है एक बार। आद्य ग्रंथों व धार्मिक ग्रंथों की सूची किस संस्करण में प्रकाशित की गई थी? तो आपकी की गई थी शिष्य के छठे संस्करण में प्रकाशित की गई थी। क्योंकि आज का लेवल बच्चों का लेवल नहीं रहा एग्जाम का। आप ऐसे चले जाते हो, इससे पूछ लेंगे शिष्य पढ़ लिए, 7 संस्करण पढ़ लिए, कौन सा कब आया पढ़ लिया, ऐसा कोई नहीं पूछता। आजकल लेवल से आने लग गए हैं क्वेश्चन कि पक्ष परिसूत्र क्या है, अष्टक सिद्धांत क्या है, पीएमएसटी में जो चिन्ह के प्रयोग किए गए थे कौन कौन से चिन्ह में, या 7वें संस्करण का प्रकाशन किसने किया था। एक बार आ गया था एग्जाम में कि 7वें संस्करण का प्रकाशन किसने किया था। अब आपको कई होगा तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक किसने किया और 7वें संस्करण का प्रकाशन कार्य किसने किया था। तो 7वें संस्करण का प्रकाशन है वो किया था डीआरटीसी ने, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर ने, जिसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने। कब ये आप बताओगे, और कहाँ पे की थी? बेंगलुरु में। तो इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ध्यान रखते रहना सभी के, क्योंकि छठे रीप्रिंट के बाद आपका कौन सा आया था? 7वां ही था सीधा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीरो का प्रयोग कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में शुरू किया गया था? आपको सभी को पता होना चाहिए कि जीरो का प्रयोग तो किया जाता है किसमें? कोलन क्लासिफिकेशन में। और ट्रिपल जीरो का प्रयोग किसमें किया जाता है? आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में। तो जीरो का प्रयोग किस संस्करण में किया गया था? तो आपका किस संस्करण में किया गया? प्रथम संस्करण में किया गया। आप ध्यान रख लेना, प्रथम संस्करण लिख रहे हो तो इसकी सारी बातें लिख लेना, बार बार नहीं बताता मैं कभी भी। प्रथम संस्करण में और क्या क्या किया गया? क्योंकि एक तो क्या किया गया? जीरो का प्रयोग किया गया, जीरो का, ये तो मैं आपकी बात मान गया। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रख लेना, कोलन का प्रयोग भी किया गया था। कोलन, ये 2 डैश से कोलन का प्रयोग भी किया गया था, वो भी फर्स्ट संस्करण में। वैसे इसका नाम ही कोलन क्लासिफिकेशन, लेकिन कोलन का प्रयोग किया गया क्योंकि कोलन के बाद आपको पता है कि चिन्हों का क्या होगा? चेंजमेंट होगा। और चिन्ह का चेंजमेंट किस किस प्रकार से होगा? जैसे दूसरे संस्करण में कोलन की जगह क्या आया, उसके बाद सेमी कोलन कब आया, इस प्रकार से इन चिन्हों का भी क्या है कि चेंजमेंट होता रहा। तो उनको थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको क्या बताएं, पहले एडिशन में एक दो बातें और बता देते हैं आपको। पहले एडिशन में है कि जो पहला संस्करण है वो कुल कितने पृष्ठों में प्रकाशित हुआ आपका? तो कुल कितने पृष्ठ थे आपके? लगभग 307 पृष्ठ थे। यह आज तक पूछा नहीं गया है। इसके बाद थोड़ा सा डीप नॉलेज और लेना चाहो तो लिख लेना कि जो इनको क्या है कि 307 को कुल 3 भागों में विभाजित किया गया था। और 3 भागों में पहला भाग कौन सा था? आधार सिद्धांतों का वर्गीकरण। आधारभूत लिख लेना इसको, आधारभूत सिद्धांतों का वर्गीकरण का वर्णन है वो किया गया। और दूसरा कौन सा था? वो थी अनुसूचियां। दूसरा अनुसूचियां, तीसरा अनुक्रमणिका। इस प्रकार से क्या कि इनको 3 भागों में विभाजित किया गया था 307 पेज को। पेज आपको बताने जरूरत नहीं है क्योंकि आधारभूत सिद्धांतों का वर्गीकरण 127 में था। और इसके बाद बात करें तो जैसे अनुसूचियां थी वो लगभग 135 पेज के आसपास थी, और अनुक्रमणिका आपकी 45 पेज के आसपास थी। यहाँ पे लिख लेना 45 पेज के आसपास जो अनुक्रमणिका है वो आपकी प्रकाशित हुई थी। इस प्रकार से आपका जो पहला संस्करण हुआ था, पहले संस्करण के बारे में मैंने आपको कुछ बता ही दिया है। क्या बताया था वो आपने लिख लिया होगा कि क्या है, एक अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पत्ती के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात बताएं आपको, क्योंकि कई बार मैं याद आ जाती है, कई बार भूल जाता हूँ, क्योंकि फर्स्ट एडिशन में लिखते हैं अपन। तो इसमें क्या कि एक मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया। किसका? मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया था। ये एक बार आप लिख लेना, क्योंकि नोटेशन में टॉपिक में पढ़ाएंगे, लेकिन क्या पता पढ़ाने को टाइम मिले या नहीं मिले, तो मैं साथ साथ बताता रहता हूँ कि डीडीसी में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया, शिष्य में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे लिख लेना इसको। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 मूलभूत श्रेणियों पीएमएसटी के जनक कौन थे? और ये पीएमएसटी क्या थी? आपको पता तो होगा कि ये क्या थी या इनका महत्वपूर्ण रोल क्या रहा। 5 मूलभूत श्रेणियों, क्योंकि इन 5 मूलभूत श्रेणियों पे ही आधारित था क्या? कोलन क्लासिफिकेशन। क्या थी? कोलन क्लासिफिकेशन। और इनको बनाने वाला आपको पता है कौन थे? डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन। तो इनको जो पीएमएसटी का प्रयोग है वो शिष्य के किस एडिशन में किया गया? कई बार पूछते हैं, तो वो किस एडिशन में किया गया था? दूसरे एडिशन में। वैसे इनको मान्यता कब दी गई? सन 1944 में। दूसरा एडिशन तो आप बोल दोगे सर 1939 में आ गया, लेकिन इसको फैक्ट मान्यता दी गई थी वो कब दी गई थी? सन 1944 में, लेकिन इनका प्रयोग दूसरे संस्करण में कर लिया गया था। सॉरी। इस प्रकार से इनको आपको पढ़ना है। अगले अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि अष्टक विधि का प्रयोग कौन सी वर्गीकरण पद्धति में किया गया? ये क्वेश्चन तो आया हुआ है एग्जाम में, एक बार 100% एग्जाम में आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में
इस बार कैसे आएगा वो आपको बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2020 के बाद आपका डीएसएसबी और एनवीएस के पेपर देखे होंगे, शायद आपने नहीं देखे होंगे लेकिन मैंने देखे हैं, मैंने पढ़ाया भी है बच्चों को। तो वहाँ पे क्या है कि एनवीएस का इस बार बड़ा पेपर देख लेना। जो टीचर बोल रहे हैं ना कि हमारी बुक से आया है या हो रहा है, तो उनकी बुक से 10-10 क्वेश्चन भी नहीं आए, उसमें 10 क्वेश्चन भी नहीं आए वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ये सीधा दे रखा है, ओल्ड क्वेश्चन उठा लिए, उठाने के बाद उनको क्या है कि छाप दिया बुकों में और बोल देते हैं, लेकिन आगे नहीं देखते कि इस बार यह आया तो इससे डीप क्या बन सकता है। अष्टक विधि का प्रयोग वर्गीकरण पद्धति में किया गया और किस वर्गीकरण पद्धति के किस संस्करण में किया गया, यह आएगा इस बार, और ये हम बताएंगे आपको कि किस संस्करण में किया गया। तो क्या कि आप यदि प्रवेश क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहो तो आपकी ये क्या है कि सहायता हो सकती है, जैसे अष्टक विधि, लेकिन आपको थोड़ा और नॉलेज हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहो तो हमारी टीम से भी आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ, किसी भी बच्चे को यदि खरीदना हो तो वो आप यहाँ पे क्या है कि कुछ नॉर्मल पेमेंट रखते हैं, जिसमें आपको लगभग 5500 क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कराती है हमारी टीम। 5500 क्वेश्चन में आपको लगभग सारा मटेरियल होता है इन टॉपिक से संबंधित, प्लस जो आपके लगभग 2200-2300 क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारे। तो किस किस के पेपर हैं आप पूछना मत, पूछते वो तो कमेंट करते हो, टीम आपको पता है कि इतने बच्चों को कमेंट कैसे संभाल पाती है, तो मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। इसमें सारे लगभग आपको 2200 क्वेश्चन मिलेंगे। 2200 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे आपको, एनवीएस के, केवीएस, आरएमएसएसबी, या अपन बात कर लेते हैं जैसे एनवीएस के हो गए, आरएमएसएसबी के हो गए, आरपीएससी के हो गए, पंजाब के हो गए, या इसके बाद बात कर लेते हैं अपन हरियाणा के पेपर हो गए, एमपीपीएस का हो गया, इसरो का पेपर हो गया, इसके अलावा अपन डीएसएसबी के सारे पेपर हो गए जितने भी हुए हैं, एनवीएस के जितने भी नए हैं एग्जाम के, केवीएस के सारे पेपर हो गए। तो इस प्रकार से कुल 20-22 पेपर हैं जिनमें लगभग 100-150 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार 2200-2300 क्वेश्चन तो वो आप परचेज कर सकते हो, बिल्कुल जैसा पेपर आया है वैसे ही वैसी पीडीएफ है, बिल्कुल आंसर की के साथ। इसके बाद हमारी टीम ने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं, लगभग 2500 लेकर 2700 के आसपास, लगभग 2500 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपको 5500 क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कराती है हमारी टीम, जो कि अलग अलग मोड में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इनको आप ले सकते हो। इनका जो नॉर्मली पेमेंट है लगभग 199 रुपये पेमेंट है। जो बच्चा लेना चाहे वो सीधा इसी नंबर पर पेमेंट करेगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे, और उसको जस्ट स्क्रीनशॉट सेंड करेगा व्हाट्सएप पे, जस्ट आपको पीडीएफ है वो शेयर हो जाएगी, बिना कुछ पूछे भी आप पेमेंट कर सकते हो, जस्ट आपको पीडीएफ शेयर हो जाएगी टीम से। क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि अष्टक विधि का प्रयोग कौन सी वर्गीकरण पद्धति में किया गया था। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कोलन क्लासिफिकेशन में किया गया। अब कई बार पूछ लेते हैं, डी पूछ लें आपसे थोड़ा, क्योंकि परीक्षा देने के लिए इस बार आप जा रहे हो। तो कोलन क्लासिफिकेशन के जो किस एडिशन में जो आपका अष्टक विधि का प्रयोग किया गया था, वो आपकी दूसरा जो संस्करण था, कौन सा दूसरा संस्करण, कब सन 1939, कब सन 1939 को जो दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ उसमें आपका अष्टक विधि का प्रयोग किया गया था। और अष्टक विधि के साथ एक और प्रयोग किया गया था स्वपक्षीय सिद्धांतों का। किसका? स्वपक्षीय सिद्धांतों का प्रयोग किया गया था आपका जो शिष्य के दूसरे संस्करण में। दूसरे संस्करण के बारे में आपको साथ साथ ही बता देता हूं। देखो बार बार क्या टाइम वेस्ट होता है, तो यहाँ पे इसको लिख लिया। दूसरा संस्करण सन 1939। पहले संस्करण के बारे में आपको मैंने बता दी थी सारी बातें कि वो क्या है कि जो कुल 307 पेजों में था, अनुसूची अनुक्रमणिका, उनके बारे में आपको बता दिया। कोलन का प्रयोग किया गया था, या इसके अलावा जीरो का प्रयोग किया गया था, और शुद्ध अंकन का प्रयोग भी वो लिख लेना वहाँ पे। इसके अलावा अपरिवर्तनशील पक्षात्मक। अब अपन को दूसरे संस्करण के बारे में आपको मुख्य बातें बता देता हूँ, क्योंकि दूसरे संस्करण में यही मुख्य बातें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। दूसरे संस्करण की सबसे मुख्य बातें तो ये थी, दूसरा संस्करण डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की एक पुस्तक आई थी। पुस्तक का क्या नाम था? प्रोलेगामेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसको तो रट लेना भाई, इसको तो क्या है कि रट लेना, ये पुस्तक पूछी जाती है। शुरुआत की 5 पुस्तक, इसके अलावा 2-4 पुस्तक वो रट लेना। मैं बता दूंगा आपको कि जैसे कोलन क्लासिफिकेशन, या इसके बाद अपन बात करें 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इनसे पहले आई है। या इसके बाद अपन बात करें तो क्लासिफाइड कैटालॉग कोड सन 1934। या इसके बाद अपन बात करें तो जैसे प्रोलेगामेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन देख लेना, या एडिंग एंड कैनन्स देख लेना। इसके अलावा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन सन 1952, लाइब्रेरी जो बुक सिलेक्शन है ये पुस्तक थोड़ी सी देख लेना। इसके अलावा आप और कौन सी पुस्तक याद करो, तो मेन पुस्तकें हैं वो थोड़ी याद रख लेना। ज़्यादा पुस्तक नहीं पूछते, लेकिन मेन पुस्तकें हैं वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की पूछ लेते हैं, क्योंकि इनका संबंध रहा है। क्यों संबंध रहा है? जैसे लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन नाम की जो पुस्तक थी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की, उनसे उन्होंने पुस्तक चयन का सिद्धांत दिया था, और पुस्तक चयन के सिद्धांत को उसमें वर्णित किया था। तो इस प्रकार से उस पुस्तक को पूछते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपन सेकंड एडिशन को ज़्यादा बात को नहीं घुमाएंगे। सेकंड एडिशन को अपन देख रहे हैं सन 1939 में। सेकंड एडिशन में क्या क्या हुआ था, तो शिष्य के दूसरे संस्करण में आपको पता है, मैंने बता दिया था आपको कि पीएमएसटी का प्रयोग हुआ था। मान्यता सन 1944 में मिली थी, लेकिन पीएमएसटी का प्रयोग इस संस्करण में हुआ था। इसके बाद इसमें कुल 3 भागों में इसको बांटा गया था। फर्स्ट एडिशन को बांटा गया था 3 में, इसको कुल 4 भागों में बांटा गया। कुल 4 भाग कौन से थे दूसरे संस्करण में? पहला जो वही था नियम, क्योंकि नियम
इसके बाद अनुक्रमणिका, अनुसूची, और चौथा क्या था, वर्ग संख्याओं के उदाहरण। इस प्रकार से इसको क्या है कि 4 भागों में बांटा गया। अब सीसी के जो दूसरा संस्करण था उसमें लगभग 3000 उदाहरणों की क्या है कि जोड़ा गया था वर्ग संख्याओं के प्रतिनिधित्व के लिए। तो तीसरे संस्करण में इनको जोड़ा गया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात याद रख लेना, जो महत्वपूर्ण है कि ग्रीक अक्षर डेल्टा का प्रयोग, ग्रीक अक्षर डेल्टा का प्रयोग भी शिष्य के दूसरे संस्करण में आपका किया गया था। इसके अलावा दूसरे संस्करण का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है, जो मैंने आपको बातें बता दी वो सारी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और जो बातें होंगी तो वो आपको मैं बताता चलूंगा साथ साथ। इसके अलावा अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण में नोटेशन में कुल कितने चिन्हों का प्रयोग किया गया था। पहले तो बात कर लेते हैं कि पूरी शिष्य जो वर्गीकरण पद्धति थी उसमें कुल कितने अंकन का प्रयोग किया गया था। वो थे आपके 74। क्या थे? 74। क्योंकि ध्यान रख लेना कुल टोटल 74 अंकों या नोटेशन अंकन का प्रयोग किया गया था। यानी कि अंकन आप समझ गए होंगे, जैसे ए से ABCD, ए से लेकर छोटी ABCD, बड़ी ABCD, या किस प्रकार से अन्य चिन्हों का प्रयोग किया गया। लेकिन आपके लगभग कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण में कुल कितने का किया गया था, तो वो ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में पूछा गया, कुल 14 अंकन का प्रयोग आपका किया गया था। इसके अलावा अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, इसको लगा लेना इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन कि ग्रंथांक, ग्रंथांक ये ग्रंथांक नहीं है, ग्रंथांक बुक नंबर का प्रयोग किस वर्गीकरण पद्धति में किया गया। बुक नंबर में कुल कितने तत्व होते हैं, कुल कितने तत्व होते हैं, तत्वों का क्या है कि सही क्रम क्या होता है, और जो तत्व में महत्वपूर्ण उनका फुल फॉर्म क्या होती है। तत्वों का सही जो क्रम पूछा गया था राजस्थान लाइब्रेरियन एग्जाम 2018 में, राजस्थान लाइब्रेरियन 2022 में पूछा गया था कि कुल तत्व कितने होते हैं, और उसमें एक नाम दे रखा था जैसे LFYA। तो इस प्रकार से उनका क्या कि एक का बीच में फुल फॉर्म पूछ रखी थी कि फुल फॉर्म क्या होती है। अब ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, और हमेशा पूछने का मकसद यही होता है उनका कि बच्चे को याद तो है या उनको याद नहीं है। क्योंकि यदि याद ही नहीं होगा तो सिस्टम क्या कि आपका गड़बड़ा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से आपको क्या है कि इनको रट लेना है, और रटोगे तो आगे आपको काम आएंगे। क्योंकि ग्रंथांक आपको पता है कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा है, हर एग्जाम में। चाहे आप एक बार शायद DSSB का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा आपकी और कोई एग्जाम हुई, अभी तो नहीं हो रही है, लेकिन एक बार शायद पहले एग्जाम हो गई थी, उस एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा और कौन से एग्जाम में क्वेश्चन था ग्रंथांक का, मेरे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से इनको सभी को थोड़ा सा क्या है कि आपको रट लेना, जितने भी आपको मिले वहाँ से इनको क्या है कि देख लेना। अब अपन मैं आपको बता देता हूँ कि इन ग्रंथांक कौन कौन से थे। ग्रंथांक कुल कितने तत्व थे ग्रंथांक में? 8। इसने डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने बनाया था, बुक फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। बुक फॉर्मूले का प्रयोग किस में किया गया था आपका? कोलन क्लासिफिकेशन में। किस में किया गया? कोलन क्लासिफिकेशन में। अब अपन बात कर लेते हैं कि इनमें जो कुल ग्रंथांक बनाने का सूत्र का निर्माण है वो किस प्रकार से किया गया था। तो LFYAVS, इसको लिख लेना VS और CCR। इस प्रकार से क्या है कि इसका जो फुल फॉर्म है वो बनेगी। इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कई बार इनका क्रम पूछ लेते हैं कि L पहले आएगा, F पहले आएगा, Y आएगा, A आएगा, VS CR। इस प्रकार से पूछ लेते हैं। जैसे L क्या होता है, तो L आपका क्या होता है? लैंग्वेज नंबर होता है, लैंग्वेज नंबर। लैंग्वेज नंबर की अपन बात करें तो क्या होता है? भाषा अंक होता है, लैंग्वेज नंबर होता है। F क्या होता है कि आपका फॉर्म नंबर, यानी कि अपन इसकी हिंदी में बात करें कि रूप अंक होता है आपका। इसके बाद Y की बात करें तो वो क्या होता है? ईयर ऑफ पब्लिकेशन। इसको आप ध्यान रखोगे LFYAVS CCR, ऐसे आपको क्या है कि थोड़ा सा याद रह जाएगा। और यहाँ से आप इनको क्या है कि अच्छे से याद रख सकते हो, यानी कि क्या हो जाएगा? प्रकाशन नंबर। क्या हो जाएगा? प्रकाशन नंबर हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करें तो A क्या हो जाएगा? A क्या होगा? एसेसन नंबर, यानी कि एसेसन नंबर को अपन क्या बोलते हैं? परिग्रहण संख्या। क्या बोलते हैं? परिग्रहण संख्या। इसके बाद अपन का V है, V क्या हो जाएगा? तो इसी प्रकार आपको सबको ध्यान रखना है। V क्या हो जाएगा? आपका वॉल्यूम नंबर, यानी कि खंड संख्या। क्या हो जाएगा? खंड संख्या। इसके बाद आपका जो S क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट नंबर। सप्लीमेंट नंबर को बोलते हैं पूरक संख्या हो जाएगी। इसके बाद अपन बोलते हैं कि C क्या हो जाएगा आपका? C क्या हो जाएगा आपका? कॉपी नंबर। कॉपी नंबर यानी कि कॉपी नंबर को अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं? लिख लेना आप, यानी कि कॉपी नंबर। इसके अलावा आपका CR क्या हो जाएगा? आपका क्रिटेशियम नंबर, यानी कि इसको बोलते हैं आपके लगभग समीक्षा नंबर। कई बार कॉपी नंबर को लिख लेना प्रति, अपन कॉपी को क्या बोल देते हैं हिंदी में? प्रति संख्या। और इसको जो समीक्षा अंक हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से इनको ध्यान रखना कि बुक फॉर्मूले से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो देखो कैसे याद रहता है, एक तो रहता है बुक फॉर्मूला 8 और एक डबलिन कोर मेटा डाटा
उसको ध्यान रख लेना। डबलिन कोर मेटाडाटा में कुल कितने तत्व होते हैं, उसका किसने बनाया था, क्योंकि आपको इस प्रकार से थोड़ा सा क्या है कि याद रह जाता है, और याद रहने का मेन मकसद ये होता है कि ये थोड़ा सा मिक्स ऐसे सेम बातें होती हैं तो याद रह जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पत्ती के जनक कौन थे, तो मैंने आपको बता दिया कौन थे, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आया ना क्वेश्चन कि डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन क्लासिफिकेशन इन पर्सपेक्टिव, ये एक बुक है जो एग्जाम में पूछी गई है। तो क्या पता कि ये अब तो इस प्रकार से आई है, लेकिन आगे क्या है कि जो अलग प्रकार से आ जाए। तो इस बुक के लेखक कौन है, वो तो है आपके रघुनाथ पारखी। कौन है, रघुनाथ पारखी है। लेकिन जो इस पुस्तक की जो प्रस्तावना लिखी गई थी, इस पुस्तक की जो प्रस्तावना लिखी गई थी, प्रस्तावना वो किसने लिखी थी, तो वो प्रस्तावना लिखी थी आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने लिखी थी। तो क्या पता अगली बार आपसे पूछ ले कि इस पुस्तक की जो प्रस्तावना वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। टीम में इसका नाम जो इंग्लिश में भी लिखने की कोशिश की तो उसको आप थोड़ा सा देख लेना। अगला अपना क्वेश्चन कौन सा कि कोलन क्लासिफिकेशन के मध्य प्रथम संस्करण में कुल पदों, इसमें पद नहीं है, यहाँ पे क्या है कि पृष्ठों की संख्या, क्या है कि पृष्ठों की संख्या कितनी है, तो आपको किल कितनी है मैंने आपको बता दिया 307 है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 5 मूल श्रेणियों को वर्गीकरण का आधार बनाया था। तो आपको पता है कि हाँ, ये आया ना क्वेश्चन की डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 5 मूल श्रेणियों को वर्गीकरण का आधार किस संस्करण में बनाया था। तो किस संस्करण में बनाया आपको मैंने बता ही दिया है कि सबसे पहले ये बता रहा हूँ, बार बार से ये बता रहा हूँ कि दूसरे संस्करण में सन 1939 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कोलन क्लासिफिकेशन के दूसरे संस्करण में कुल कितने भागों में बांटा गया। मैंने आपको बता दिया कि 4 भागों में इसको क्या बांटा गया था, नियम, अनुक्रमणिका, अनुसूची, वर्ग संख्याओं के उदाहरण, जो 3000 उदाहरण वो आपके पेश किए गए थे। अगले क्वेश्चन में अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि अलग अलग बेसिक क्लास के लिए फैक्ट फॉर्मूले का प्रयोग किस संस्करण में किया गया। आया हुआ क्वेश्चन है भाई, जैसे आया हुआ क्वेश्चन होता है तो मैं उसको आर से डिनोट कर देता हूँ, आप देख लेना किस नाम से डिनोट करते हो। आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि ये दोबारा, आर का मतलब है दोबारा रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। तो अलग अलग बेसिक क्लास के लिए फैक्ट फॉर्मूले का प्रयोग है वो सीसी के तीसरे संस्करण में किया गया। क्या किया गया, सीसी के तीसरे संस्करण में किया गया। अब तीसरे संस्करण का नाम आया तो तीसरे संस्करण की मैं आपको बातें वो सारी बताऊंगा, क्योंकि तीसरे संस्करण में कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तीसरे संस्करण का तो 33 × 40 है और 50। तीसरे संस्करण का प्रकाशन कब किया गया, सन 1950 में किया गया। इसमें एक नया योजक चिन्ह जोड़ा गया था। नया योजक चिन्ह वो क्या था, एक रेखा को क्या बोलते हैं अपन, हाइपन का प्रयोग किस संस्करण में किया गया, तो वो किस में किया गया था आपका लगभग तीसरे संस्करण में किया गया था। इसके अलावा आपके 5 जो मूलभूत श्रेणियां थी PMEST, इनके लिए भी कोलन का प्रयोग भी साथ साथ चल ही रहा था। तो कोलन का प्रयोग भी आपका, कोलन योजक का चिन्ह किस में प्रयोग किया गया, कोलन योजन का चिन्ह भी है वो किस में प्रयोग किया गया था, वो PMST के लिए चौथे संस्करण में प्रयोग किया गया था। ये भी आपका कुल कितने भागों में था, तो 4 भागों में इसको प्रकाशित किया गया था। इसको भाग नहीं पूछते हैं, अपरिवर्तनशील पक्षात्मक स्वरूप में था। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 1 से लेकर 3 तक थे, सन 1933 से लेकर 50 तक, सॉरी। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पक्ष परिसूत्र का प्रयोग किस संस्करण में किया गया। जो पक्ष परिसूत्र है वो पक्ष परिसूत्र का जो प्रयोग है वो किस संस्करण में किया गया था, दूसरे, चौथे में, 5वें में और 6ठे में। तो आप इसका कमेंट करके बताओगे। ऊपर ही मैंने इस क्वेश्चन को बताया कि ऊपर बताया भी है मैंने आपको, और इसका कमेंट है वो आप करते रहोगे। तो पक्ष परिसूत्र का आपको मैंने बता दिया है। तो इसका ध्यान रखना, थोड़ा सा ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत, क्योंकि आपको मैंने ऊपर नहीं बताया होगा शायद, लेकिन इसका ध्यान रख लेना कि पक्ष परिसूत्र का प्रयोग है वो तीसरे संस्करण में किया गया था आपका। इसको काट के कर लेना यहाँ पे तीसरा संस्करण, क्योंकि ध्यान रख लेना ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में एक बार पूछा गया। तो पक्ष परिसूत्र का प्रयोग है वो किस संस्करण में किया गया, तीसरे संस्करण में किया गया। कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऊपर बताने के बाद नीचे ऐड कर देता हूँ और आपसे पूछ भी लूंगा कमेंट में, तो उसका बताया करो, क्योंकि यदि आप एक भी कमेंट करोगे तो उसका कमेंट आपको हमेशा याद रहेगा और उसको कभी भी नहीं भूलोगे। एग्जाम में आएगा तो आप बताओगे पक्ष परिसूत्र हमने कमेंट किया था सर, तीसरे संस्करण में हुआ जो प्रयोग हुआ था पक्ष परिसूत्र का। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछूंगा, यहाँ से तो है कि फेज रिलेशन का प्रयोग शिष्य के किस संस्करण में किया गया। फेज रिलेशन का प्रयोग है शिष्य के किस संस्करण में किया गया था, तो वो क्या हो जाएंगे, सन याद रखना 33 × 40 50, 52 57 60 63 87। तो इसमें किस संस्करण में किया गया, ये आपके किस संस्करण में किया गया था, ये तो किया गया 5वें संस्करण में। अब आप बताओगे डिड्डी सी में
फेज रिलेशन का प्रयोग है वो किस संस्करण में किया गया? ऑप्शन देता हूँ 2, 11 और 14, दोनों एग्जाम में आए हैं। मेरे को फैक्ट है जो इसका बिल्कुल आंसर है वो आपको मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। पांचवें संस्करण में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण तो देखो चेंजमेंट हुआ नहीं था, लेकिन क्या चेंजमेंट हुआ वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कोई ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ, लेकिन चेंजमेंट के बारे में यदि आपको पूछ भी ले कभी तो फेज रिलेशन जैसे मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जिसमें इसमें ग्रीक अक्षरों को हटाने का प्रयोग किया गया था। ग्रीक जो अक्षर थे उनके स्थान को क्या कर दिया गया था? रिक्त कर दिया गया था। उनके स्थान को रिक्त कर दिया गया, ग्रीक अक्षरों को हटाकर। ज़्यादा कोई इसमें चेंजमेंट हुआ नहीं था। पांचवें में, छठे में हुआ था जो मैंने ऊपर आपको बता दिया। कोलन क्लासिफिकेशन का छठा रीप्रिंट संस्करण कुल कितने भागों में प्रकाशित हुआ? ऊपर मैंने आपको बता दिया है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो हो जाएगा बड़ा। कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण का संपादक कौन था? ये आया ना क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और रीप्रिंट हो सकता है दोबारा। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में छप सकता है ये क्वेश्चन। तो जो 7वां संस्करण था उसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक आपके कौन थे? गोपीनाथ थे। नील मेघनन ने भी उनका साथ दिया था और एम सीताराम ने भी उनका साथ दिया था, लेकिन मुख्य संपादक कौन थे? वो आपके कौन थे? गोपीनाथ। क्या हो जाएगा? गोपीनाथ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर एस आर इनका जो 7वें संस्करण का प्रकाशन कार्य है वो कहाँ से किया गया था? DRTC से किया गया। DRTC से क्या किया गया था? 7वें संस्करण का प्रकाशन किया गया। उसमें आपको मैंने महत्वपूर्ण बातें हैं वो बता दी थी कि जो शिशी का पूर्ण मुद्रित संस्करण था उसका प्रकाशन किया था सीरियल्स ने। किसने किया था? सीरियल्स ने। और इसके बाद जो आपका ये एडिशन आया था 7वां, इसका प्रकाशन किसने किया था? एम गोपीनाथ ने। कई जगह गोपीनाथ लिखा रहता है, कई जगह एम गोपीनाथ भी लिखा रहता है, तो उसका थोड़ा सा आपको क्या है कि ध्यान रख लेना है। और 7वें संस्करण में कोई था नहीं ऐसा कि 7वें संस्करण को उसमें बताएं, तो इसमें लगभग 5 पार्ट थे, 5 पार्टों में था ये, तो इस प्रकार से इसको ध्यान रख लेना। और जैसे महत्वपूर्ण बातें आपकी रह गई हैं तो मैंने आपको बता दूंगा। कोई ऐसी कोई बातें नहीं है, जैसे कि समर्थी सहायक अंकन का प्रयोग भी किया गया था। समर्थी सहायक कई जगह लिखा था समर्थी सहायक, तो समर्थी सहायक का प्रयोग किया गया था। यानी कि इसका जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है? समर्थी सहायक का जो शुद्ध अर्थ क्या होता है याद रखना, एक बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण बातें हैं नहीं कि आपसे कोई जैसे वर्ण क्रम विधि या वर्णानुक्रम विधि उनको हम बता देंगे आगे आपको, या संग्रांक क्या होते हैं, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना। संग्रांक के बारे में बता देता हूं मैं आपको। संग्रांक क्या होते हैं कि किसी भी पुस्तकों को क्या कि उनको वर्गांक के अनुसार उसी क्रम में व्यवस्थित करना। इनकी कोई भी पुस्तक होती है, पुस्तकों का जो वर्गांक होता है उन वर्गांक को उन्हीं क्रम में क्या करना? व्यवस्थित करना। और उसको व्यवस्थित करने के रूप में किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है? तो इन संग्रांकों में 3 बातें पूछी गई। एक तो पूछी गई आपकी अंडरलाइन के बारे में, अंडरलाइन कि किस पुस्तकों को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। एक लिखी गई ओवरलाइन, क्या है? ओवरलाइन। एक पूछी गई आपकी बोथ अंडरलाइन एंड ओवरलाइन, 2 ये पूछा गया है। ये संग्रांक में है कि किस प्रकार से हम पर जो पुस्तकें होती हैं उनके वर्गांकों के आधार पर उन्हीं क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो जो आपकी अंडरलाइन होती है वो किस प्रकार की पुस्तकों के लिए होती है? तो वो छोटे आकार की पुस्तकों के लिए खींची जाती है। किसी भी छोटे आकार की पुस्तक होती है उसके वर्गांक के नीचे क्या है? आपकी अंडरलाइन कर दी जाती है। और अंडरलाइन क्या होती है? वो छोटे आकार की पुस्तकों के लिए होती है। ये क्वेश्चन आया है राजस्थान लाइब्रेरी एग्जाम 2022 में, इस बार आया था ये क्वेश्चन। इसके अलावा ओवरलाइन क्या होती है? वो बड़े आकार के पुस्तकों के लिए होती है। क्या होती है? बड़े आकार के पुस्तकों के लिए होती है। और अपन बात कर लेते हैं कि बोथ जो अंडरलाइन और ओवरलाइन होती है वो किसके लिए होती है? तो असामान्य आकार के पुस्तकों के लिए होती है। असामान्य आकार के पुस्तकों के लिए आपकी क्या होती है कि ओवरलाइन, यानी कि बोथ अंडरलाइन एंड ओवरलाइन जो असामान्य आकार की पुस्तक होते हैं उनके लिए होती है। तो ये थोड़ा सा 3 बातें हैं संग्रांक में, ये ध्यान रखना। ये संग्रांक किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका सीसी कोलन क्लासिफिकेशन से आपका जुड़ा हुआ है। आगे के जो वीडियो होंगे उनमें बताएंगे आपको महत्वपूर्ण बातें और भी, कि कई जगह एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। जो मुख्य वर्ग होते हैं, जो मेन क्लास होते हैं सीसी के, तो सीसी के जो मेन क्लास में कई मेन क्लास पूछ लेते हैं। सीसी की मेन क्लास आपको पता है इतनी याद तो होंगी नहीं आपके, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो आपको कई पूछ लेते हैं। जैसे एक बार पूछा गया 2, सीसी की मेन क्लास में 2 किसको निरूपित किया गया है? तो लाइब्रेरी साइंस को किया गया है। एक बार ओ पूछ लिया है, तो ओ क्या होता है? लिटरेचर होता है। ओ क्या होता है? लिटरेचर होता है। इसके अलावा आपको कोई ज़्यादा तो देखो पूछा नहीं गया है, लेकिन इनको जो महत्वपूर्ण मेन क्लास है उनको ध्यान रखना, ओ लिटरेचर को। इसके अलावा एक बार डब्ल्यू का पूछ लिया था, क्या डब्ल्यू का? तो डब्ल्यू का क्या होगा? आपका पॉलिटिकल साइंस होगा। इसके अलावा और क्या पूछा गया है?
और तो नहीं पूछा गया। जैसे क्यू रीजनल भी पूछा गया, क्यू धर्म से संबंधित यानी कि रीजनल से संबंधित है। इसके अलावा कोई और नहीं पूछा गया। एक बार टी भी पूछा गया, क्या टी एजुकेशन से संबंधित। और कोई नहीं पूछा गया। और होगा तो मैं आगे की जो वीडियो है उनमें मेन क्लास आपकी ऐड कर दूंगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि आपको पता है कि एक ही क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करती है टीम। आपके सामने वीडियो पेश करते हैं, वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कचरा हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बुकों में आपको पता है कचरा देखना हो तो आप बुक देख लेना। बुकों में इतना कचरा पड़ा है, सरल सरल बातें हैं, कोलन क्लासिफिकेशन क्या है क्या नहीं है, लेकिन उनको ये पूछने के बैठ जाए ना कि बुकों वालों की ये क्या सिस्टम होता है, तो उनको कुछ नहीं पता होता है। क्योंकि इतना मेहनत करने के लिए आपको पता है कम से कम जो इग्नू की है, आपको पता है कि आजकल लेवल की एग्जाम होने लगे हैं। एनीवेस में जो बुकों से आप उठा के देखना, जो अभी बुक छाप रहे हैं केवीएस की, देखना उनमें उठा के कि एनीवेस में जो क्वेश्चन आए वो बुकों में मिलते हैं क्या। तो इस प्रकार से आपको उन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ना है। जैसे कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ो तो उनकी थ्योरी बिल्कुल अच्छे से पढ़ना कि उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, या उसमें किस प्रकार से किन चिन्हों का प्रयोग किया गया, कौन कौन से एडिशन में क्या क्या परिवर्तन हुए थे और किस किन चिन्हों का प्रयोग किया गया था। आगे कोई होगा तो अगले टॉपिक पे अपन वीडियो है वो जल्द बना देंगे। आपको अगले टॉपिक होंगे ISBN, ISBD, RDA। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जैसे कि बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, इन पे कुछ वीडियो आ जाएंगे आपके। मैनेजमेंट में सारा वीडियो आ जाएगा आपका, मैनेजमेंट के सिद्धांतों से लेकर सारे जितने भी टॉपिक है मैनेजमेंट के। इसके अलावा जो सूचना स्रोत है, संदर्भ सेवा है, इससे संबंधित भी आपका जो वीडियो है वो बना देंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपकी एग्जाम होगी वो आपको मैंने कल वीडियो डाल दिया था। लगभग आपकी एग्जाम मार्च के आसपास है, तो मार्च तक लगभग 90 दिनों में आपको सिलेबस है वो कवर कराने की कोशिश करेंगे। वही मैटर वही टॉपिक पढ़ें जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वही टॉपिक पढ़ें। जो फालतू का कचरा उसको छोड़ दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको चाहे कहीं भी मिले, किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिले, कहीं भी बुक में मिले, तो बिल्कुल ऑथेंटिक जो क्वेश्चन है उनको सरल करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनको सरल करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें। और ज़्यादा जितना मैटर आपको लिखवाया जाता है उतना सफिशियंट आपके लिए, आप उसको पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।